नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉगस विभोर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉट ऑफ नेग्लिजेंस की। तो जो ये वर्ड नेग्लिजेंस है, ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड नेग्लेंशिया से, जिसका मतलब होता है फेलिंग टू पिक अप। नेग्लिजेंसिया का मतलब होता है फेलिंग टू पिक अप। अब ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, हम इसको समझते हैं। हम बोलते हैं कि ये आदमी नेग्लिजेंट है। हम बोलते हैं कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा है। और हम बोलते हैं कि इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमें चोट पहुंच गई। हम आम तौर पर इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो नेग्लिजेंस होता क्या है? नेग्लिजेंस का बेसिक मतलब होता है एक्ट ऑफ बीइंग केयरलेस। अगर आप केयरलेस हो तो आप नेग्लिजेंट हो। तो नेग्लिजेंट बेसिकली मीन्स एक्ट ऑफ बीइंग केयरलेस। आप केयरलेस हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा आप क्या कर रहे हो, आपने कोई काम ठीक से नहीं करा, मतलब आप नेग्लिजेंट हो। अब अगर हम बात करें लॉ की डेफिनेशन पर, तो लॉ की डेफिनेशन पर नेग्लिजेंस क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। तो जो नेग्लिजेंस है, लॉ की डेफिनेशन पर नेग्लिजेंस का मतलब होता है फेलियर टू एक्सरसाइज केयर दैट अ रीजनेबल और प्रूडेंट मैन वुड हैव। मतलब अगर एक आम आदमी, जो प्रूडेंट आदमी है, रीजनेबल आदमी है, अगर वो उस चीज को करता या नहीं करता, हम इस टेस्ट को देखकर ही डिटरमिन करते हैं कि क्या किसी ने कोई नेग्लिजेंट एक्ट करा है या नहीं करा है। अब हम रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, एक आदमी जाकर गड्ढा खोदने लग जाए, जिस गड्ढे खोदने की वजह से किसी को चोट लग जाए, या जो गड्ढा खोद रहा है उसकी जो मिट्टी निकल करके आ रही है वो किसी और के ऊपर पड़ जाए, तो क्या एक आम आदमी जो प्रूडेंट होता वो काम करता? हाँ या ना? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट हो गया है नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है। तो लॉ के डेफिनेशन पर हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं, हम चेक करते हैं कि एक रीजनेबल आदमी के पर्सपेक्टिव से कि क्या जो ये नेग्लिजेंट एक्ट इंसान काम कर रहा है, क्या उसने एक प्रॉपर केयर को एक्सरसाइज करा या नहीं करा। तो फेलियर टू एक्सरसाइज केयर दैट अ रीजनेबल मैन शुड हैव in a particular situation will determine whether an act is negligent or not. अब अगर हम बात करें नेग्लिजेंस की, तो सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी ये बात करते हैं नेग्लिजेंट डेथ की। हम बात करते हैं जब मर्डर की, हम देखते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड होता है, मर्डर होता है, तो वैसे ही कभी कभार किसी की गलती की वजह से भी किसी की डेथ हो सकती है। अब ये कंडीशन कब निकल करके आती है? अभी आपको याद होगा कि रिसेंटली पुणे में केस निकल करके आया था, जहां पर कोई लड़के ने शराब के नशे पर दो लोगों की जान ले ली थी। अब क्या उसकी इंटेंशन थी जान लेने की? वॉज इट मर्डर? नो। वॉज इट कल्पेबल होमिसाइड? यस, इट वॉज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट क्या जो वो एक्ट था, वो उसके अंदर कोई नॉलेज इंटेंशन कुछ थी? हाँ थी, बिकॉज ही वाज ड्रंक बट ही वाज गोइंग होम, ही थॉट कि वो सही तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर वो जो एप्लीकेशन निकल करके आता है, वो निकल करके आता है नेग्लिजेंस का। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जो बेटर एग्जांपल है। लेट अस से मैं एक ऑफिस पे काम करता हूँ, ठीक है, और उस ऑफिस पर एक क्लीनिंग लेडी है जो फ्लोर साफ करती है। एंड उन्होंने अभी अभी फ्लोर साफ करा और वहां पर को एक इंस्ट्रक्शन लगाना वो भूल गई कि द वेटेस्ट फ्लोर। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि जो फर्श है वो गीला है, मैं उस फर्श पर चलता हूँ, मेरा पाँव फिसलता है और मेरा सिर फट जाता है, एंड ड्यू टू विच आई डाई। तो क्या ये जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है? द आंसर मे बी नो, बिकॉज उन्होंने अपना काम करा। तो वही मिस्टेक दैट शी मेड वाज कि उन्होंने वहां पर कोई साइन लगाना भूल गया कि द फ्लोर इज वेट। तो इस केस पर अब जो दिक्कत निकल करके आएगी, क्या निकल करके आएगी, बिकॉज इट इज नॉट particularly culpable homicide, it is not exactly murder, it is a negligent, it is death caused by negligence। तो 304A जो है आईपीसी का, वो इन चीजों के बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस की, जो किसी जूरिस्ट ने दी है। आपने इन जूरिस्ट का नाम बहुत बार सुना होगा व्हेन इट कम्स टू टॉर्ट। इनका नाम है विनफील्ड। तो विनफील्ड एंड जोरोविच ने नेग्लिजेंस को डिफाइन करा है बाय सेइंग दैट नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर बाय डिफेंडेंट व्हिच रिजल्ट्स इन डैमेज टू प्लेंटिफ। तो अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है,
उस केस को हम बोलेंगे नेग्लिजेंट। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, मतलब डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी थी जो उसने ब्रीच कर दी जिसकी वजह से प्लेंटिफ को चोट लगी है, तो ऑल एक्ट वुड बी अ नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, नेग्लिजेंस को डिफाइन और भी करा गया है। अब हम इस केस की बात कर सकते हैं। इस केस का नाम है ब्लिथ वर्सेस ब्रिमिंगटन वाटर वर्क कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्पेलिंग है ब्लिथ वर्सेस ब्रिमिंगम, ब्रिमिंगम पैलेस का नाम सुना होगा आपने, ब्रिमिंगम वाटर वर्क्स, एक्सक्यूज मी, ब्लिथ वर्सेस ब्रिमिंगम वाटर वर्क्स कंपनी। तो इस केस पे कोर्ट ने कहा कि नेग्लिजेंस क्या है, नेग्लिजेंस या तो है ओमिशन टू डू समथिंग, जो करना चाहिए था, एक्सक्यूज मी, ओमिशन टू डू समथिंग, जो करना चाहिए था, जो एक प्रूडेंट मैन, एक रीजनेबल मैन करता, या कोई काम करना जो एक रीजनेबल या प्रूडेंट आदमी नहीं करता। तो दोनों के दोनों जो ये एक्ट होंगे, ये एक्ट हो जाएंगे नेग्लिजेंट एक्ट एज पर दिस जजमेंट, ब्लिथ वर्सेस ब्रिमिंगम वाटर वर्क कॉर्पोरेशन, ये कंपनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेग्लिजेंस कितने टाइप की हो सकती है। तो हम नेग्लिजेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी के अंदर। सो तीन कैटेगरी है जहां हम नेग्लिजेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक कैटेगरी क्या क्या है इसको समझते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं नॉन फीजेंस, नॉन फीजेंस, FEASENCE, नॉन फीजेंस। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है मिस फीजेंस, and the third category is malfeasance. तो जो तीन कैटेगरी है, अब इनका मतलब क्या है कि हमने कहा कि हम नेग्लिजेंस को इन तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये तीन कैटेगरीज क्या क्या है इनको समझते हैं। तो जो तीन कैटेगरीज हैं, जो पहली कैटेगरी है वो है नॉन फीजेंस। तो यहाँ पर को क्या हो रहा है, नॉन फीजेंस पे हम कोई काम जो हमें करना चाहिए था हम नहीं कर रहे हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिल्डिंग है जो 80 साल पुरानी हो गई है। अब मुझे इस बिल्डिंग को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए था, मैंने इस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं करा और जिस वजह से बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। तो ये है नॉन फीजेंस, बिकॉज यहाँ मैं यहाँ फेल हो गया कुछ ऐसा काम करने से जो मुझे करना चाहिए था। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन निकल करके आती है जहां कुछ करना चाहिए था और ना करा गया हो, बेसिकली जो ओमिशन वाला पार्ट है, उन सारे नेग्लिजेंस को हम बोलते हैं नॉन फीजेंस। सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो आती है मिसफीजेंस की। मिसफीजेंस में क्या होता है, आपको कोई एक्ट करना चाहिए था पर आपने उस एक्ट को अच्छे से नहीं करा। अब ये जो बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग का हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो बिल्डिंग थी ये 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी, इसको प्रॉपर मरम्मत चाहिए थी, पर इसकी मरम्मत करने के लिए मैंने क्या करा, एक बहुत चीप क्वालिटी का मटेरियल लगा करके इसकी मरम्मत कर दी। मैंने मरम्मत करी पर बहुत चीप क्वालिटी की, जो गंदी क्वालिटी की, सबसे घटिया क्वालिटी की चीज थी, उसको यूज करके मैंने मरम्मत करी। मुझे पता था कि ऐसी मरम्मत करके टूट सकता है और ये घर टूट गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोट लग गई। तो इस केस पर मैंने क्या करा, मिसफीजेंस, मैंने एक एक्ट करा पर उस एक्ट को प्रॉपरली नहीं करा। अगर कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट निकल करके आता है, हम इन एक्ट को भी बोल सकते हैं मिसफीजेंस। अब लास्ट कैटेगरी निकल करके आती है मालफीजेंस की। अब ये मालफीजेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। हमने कोई ऐसा काम करा जो हमें करना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे, मेरी जो बिल्डिंग थी 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी, मुझे पता था बिल्डिंग टूटने वाली है और मैंने इसकी मरम्मत करने की बजाय मैंने लगा ली डायनामाइट, जिसकी वजह से बिल्डिंग फटकर फूट गई और लोग घायल हो गए। अब मुझे क्या वहां डायनामाइट लगाने चाहिए थे, नहीं, पर मैंने लगाए, तो यहाँ मैंने क्या कमिट कर दिया, नेग्लिजेंस कमिट करी। तो ऐसी नेग्लिजेंस को जहां पर को हमें कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था और हमने कर दिया, उनको हम बोलते हैं मालफीजेंस। तो तीन कैटेगरी ऑफ नेग्लिजेंस है जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी पर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था, यानी कि बिल्डिंग की मरम्मत हमें करनी थी पर हमने नहीं करी, वो है नॉन फीजेंस। हमने बिल्डिंग की मरम्मत करी पर अच्छे से नहीं करी, वो है मिसफीजेंस। हमने बिल्डिंग को तोड़ दिया, वो है मालफीजेंस।
ठीक है, इजी लैंग्वेज समझने के लिए ये नेग्लिजेंस की 3 बेसिक कैटेगरी हैं। अब हमने बात करी थी नेग्लिजेंट डेथ की, तो क्या नेग्लिजेंस एक क्राइम है? द आंसर इज यस। नेग्लिजेंस कैन आइदर बी सिविल और क्रिमिनल, यहाँ दोनों चीजें हो सकती है। अब सिविल और क्रिमिनल की बात कब निकल करके आएगी? देखो, यहाँ डिफरेंस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है वो कितना ग्रेव है। मतलब अगर कोई सिंपल तरीके से नेग्लिजेंस प्रूव हो रहा है, सिंपल हार्म हो रहा है, इट इज अ सिविल नेग्लिजेंस। बट वहीं पर कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट हो जाए जिससे कोई घायल हो जाए, किसी की मौत हो जाए, देन दैट बिकम अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो इसका जो टेस्ट डिटरमाइन करने का सिविल या क्रिमिनल, वो है कि हम एक्ट कैसा कर रहे हैं, उसकी ग्रेविटी कितनी है और उससे हार्म कितना हुआ है। हम इन 3 चीजों के बेसिस पर जज करते हैं कि वेदर द नेग्लिजेंस इज क्रिमिनल और द नेग्लिजेंस इज सिविल। ठीक है, अब अगर हमें नेग्लिजेंस प्रूव करनी है तो हमें देखने पड़ेंगे इसकी इसेंशियल्स क्या क्या है। तो नेग्लिजेंस के 6 बेसिक इसेंशियल्स होते हैं। अभी इसेंशियल्स क्या क्या है इनको हम समझते हैं। इसेंशियल्स फॉर नेग्लिजेंस, अभी इसेंशियल्स क्या क्या है? जो पहला इसेंशियल है वो है ड्यूटी ऑफ केयर। मतलब डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के ऊपर कोई ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। आप रोड पर जा रहे हो तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनको इंजरी ना करो, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है। ठीक है, तो आपको कोई काम केयरफुली करना है, या आपकी अगर आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली फुलफिल नहीं करते हो तो वो एक दिक्कत का काम बन सकता है। इसको समझने के लिए एक केस है जिसका नाम है स्टेंसबिले वर्सेस ट्रूमैन। अब ये केस में क्या हुआ है इसको हम समझते हैं। स्टेंसबिले वर्सेस ट्रूमैन, अब बेसिकली एक इंटीरियर डिजाइनर है, उनको काम दिया गया कि आपको इस घर का जो इंटीरियर है इसको अच्छे से डिजाइन करना है। उस घर के अंदर ऑलरेडी बाकी सब कुछ सामान लग चुका है, फर्नीचर लग चुका है, पेंटिंग्स लग चुकी हैं, बहुत चीजें लग चुकी हैं, और ओनर ने उस घर के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट करा है। ओनर को एक बहुत सुंदर घर चाहिए। अब ओनर ने देश के परफेक्ट जो आपकी इंटीरियर डिजाइनर है उनको हायर करा और उनसे बोला कि आप आकर के यहाँ पर को अच्छे से इस घर को डिजाइन करो, डेकोरेट करो। तो इंटीरियर डिजाइनर घर पर आए, उन्होंने घर को डेकोरेट करा, और जब वो अपना काम करके घर को वापस जाने लगे, उन्होंने उस घर को अच्छे से लॉक नहीं करा। अब हुआ क्या, जब घर अच्छे से लॉक नहीं हुआ तो उतने में एक चोर आया। चोर घर के अंदर घुसा और घर के अंदर का सारा सामान चोरी करके भाग गया। तो अब जो ये प्लेनटिफ थे जिन्होंने इंटीरियर डिजाइनर को ये काम दिया था, उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया कि जितना मुझे डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करो, क्योंकि मैंने इस घर पे इन्वेस्टमेंट करा था, मैंने सोफा लगाया था, मैंने लैपटॉप लिए थे, कंप्यूटर लिए थे, मैंने टेबल ली थी, चेयर ली थी, मुझे उसकी भरपाई चाहिए। तो कोर्ट ने कहा हाँ, जो आपका यहाँ पर को इंटीरियर डिजाइनर है उनको पूरा पूरा डैमेजेस देने पड़ेंगे। द रीजन बीइंग, उनकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, उनको उस घर को अच्छे से बंद करना था पर उन्होंने घर को अच्छे से बंद नहीं करा। दे फेल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ केयर। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है नेग्लिजेंस का? ड्यूटी ऑफ केयर। सेकंड इसेंशियल क्या है? ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ की तरफ ड्यूटी होनी चाहिए। अब चोरी किसी और के घर पर हुई, क्या मैं जाकर केस कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट, बिकॉज उस प्लेंटिफ की मेरे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी। जिसके ऊपर ड्यूटी है वही क्लेम कर सकता है। तो जो ड्यूटी ऑफ केयर है ये प्लेंटिफ की तरफ होनी चाहिए। अब इसके लिए दो इंपॉर्टेंट केस हैं, अबाउट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो समझाएंगे दोनों टाइप की सिचुएशन। पहला जजमेंट है बोरहिल वर्सेस यंग। अब इस केस पर क्या हुआ था? बोरहिल वर्सेस यंग के केस पर क्या हुआ था कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उन्होंने एक टैम लिया था और उस टैम के थ्रू उन्होंने ट्रेवल करा था। उस टाइम से उतरी, अपना सामान उठा करके उन्होंने बैग को आगे की तरफ लेकर के गई। उतने में एक मोटरसाइकिल वाला आता है और सैम की तरफ वो घबराता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रोड पर खून खून हो जाता है और वो मोटरसाइकिल वाला मर जाता है। तो जब एक क्रैश होता है इसकी आवाज बहुत भयंकर निकल करके आती है, और जो लेडी होती है वो जाती है, देखती है कि हुआ क्या। अब जो ये एक्सीडेंट होता है ये 15 यार्ड दूर हुआ होता है। तो ये लेडी जाती है, वो देखती है, उनको अंदाज नहीं आता कि हुआ क्या, वो रोड पे खून देखती है, और रोड पे खून देखने के बाद
उनका मिसकैरेज हो जाता है। शी गिव्स बर्थ टू अ स्टिलबॉर्न बेबी, मरे हुए बच्चे को एक बर्थ देती है। और अब उस मोटरसाइकिल वाले की ना डेड बॉडी है ना कुछ है, वो जब पता करके कि हुआ क्या ना, पता चलता है कि मोटरसाइकिल वाला आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया और उसका खून है। तो वो जाकर के उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर केस कर देती है कि आपके बेटे के चक्कर पर, इस मोटरसाइकिलिस्ट के चक्कर पर मेरा अनबॉर्न बेबी पैदा हुआ है बिकॉज आई वेंट इनटू नर्वस शॉक। तो कोर्ट ने कहा भाई दैट मोटरसाइकिलिस्ट डज नॉट हैव एनी ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स यू। वो मर गया, उसकी कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी आपकी तरफ को, तो ही इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन। तो जो ड्यूटी है ये इट शुड बी टुवर्ड्स प्लेंटिफ। ठीक है, ये पहला केस है, बोनहिल वर्सेस यंग। जो दूसरा केस है इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क, आपने सुना होगा इस केस के बारे में बहुत बार, इवन जब आपने लॉ स्कूल की इनिशियल चीजों को पढ़ा होगा। तो इस केस का नाम है डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, द स्नेल केस। आपको अगर इस केस के बारे में याद होगा, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू नेग्लिजेंस, बिकॉज इस केस पर ये हेल्ड करा गया था कि नेग्लिजेंस किसी और की तरफ भी हो सकती है। ड्यूटी ऑफ केयर जो है प्लेंटिफ में कोई भी हो सकता है। बेसिकली इस केस पर क्या हुआ था कि एक लेडी को उसके दोस्त ने एक जिंजर बियर गिफ्ट करी थी। जब उसकी दोस्त ने उस जिंजर बियर को पिया, उसके बाद में पीने के बाद थोड़ा सा ग्लास पर निकाला, तो देखती है कि उस जिंजर बियर के अंदर से मरा हुआ गंडील, दैट इज अ डेड स्नेल, निकल करके आता है, जिसको देख करके मार पड़ जाती है एंड शी गोस टू अ शॉक। तो कोर्ट ने इस चीज पे हेल्ड करा, भले ही उस लेडी को वो जो बॉटल की गिफ्ट में मिली थी, बट स्टिल द मैन्युफैक्चरर हैज अ ड्यूटी ऑफ केयर, वो गलत चीजें नहीं बेच सकता। तो जो ड्यूटी ऑफ केयर है इट शुड बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है टुवर्ड्स दैट पर्सन, किसी को आप गलत चीज नहीं बेच सकते हो। सो ये सेकंड इसेंशियल, पहला आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, सेकंड इट शुड बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। अब थर्ड क्या है, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर भी है, थर्ड है कि आप इस ड्यूटी का कर दो ब्रीच, ब्रीच ऑफ दिस ड्यूटी। आपकी एक ड्यूटी थी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, आपने इस ड्यूटी का कर दिया ब्रीच, आपने इस ड्यूटी को तोड़ दिया, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस। अब इसका एक लैंडमार्क केस है एमसीडी ऑफ दिल्ली, एमसीडी दिल्ली मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभांगवती, एमसीडी दिल्ली वर्सेस शुभांगवती। इस केस में आपको अगर पता होगा, आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि दिल्ली के चांदनी चौक के एरिया पर एक बहुत अच्छा टावर था, वॉच क्लॉक जिसे बोलते हैं, वॉच टावर जो होता है, एक बहुत बड़ा वॉच टावर था जो 80 साल पुराना था। अब जो ये वॉच टावर है, इसकी जो एज थी वो 40 टू 45 ईयर्स की इसकी एज थी। अब हुआ क्या कि ये 80 ईयर तक बचे रहा, 80 साल के बाद ये वॉच टावर एक दिन अपने आप टूट जाता है और आसपास के लोग उसमें जख्मी होते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। तो इसका जो मेंटेनेंस करने की ड्यूटी थी वो थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की, जिसने इस ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, उसने इस ड्यूटी का कर दिया ब्रीच। उसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, उसने प्लेंटिफ जो इस वॉच टावर के आसपास प्लेंटिफ थे उनकी तरफ ड्यूटी थी और उसने इस ड्यूटी को कर दिया ब्रीच बाय हाउ, बाय नॉट मेंटेनिंग दिस टावर। ये टावर टूटा, लोग मरे, तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि सब लोग कंपनसेशन के लायबल हैं बिकॉज एमसीडी की ड्यूटी थी टू मेंटेन इट एंड दी ब्रीच फ्रॉम दिस ड्यूटी। तो ये केस है हमारा व्हेन इट कम्स टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब इसके बाद आते हैं तीन इंपॉर्टेंट, ये तीन इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अब हम बात करेंगे बाकी की तीन इंपॉर्टेंट चीजों की, इन तीन चीजों को प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ आते हैं जो बात करता है एक्चुअल कॉज या कॉज एंड फैक्ट की। अभी एक्चुअल कॉज क्या होता है, देखो इसको हम समझते हैं। एक्चुअल कॉज मतलब जिस कॉज की वजह से चोट लगी। यहाँ चोट कैसे लगी, क्योंकि यहाँ टावर को मेंटेन नहीं करा था, टावर टूट गया। इस टावर को मेंटेन करने की ड्यूटी थी एमसीडी दिल्ली की। तो एक्चुअल कॉज, चोट का एक्चुअल कॉज क्या है, टावर का गिरना। टावर गिरा क्यों, क्योंकि मेंटेन नहीं करा गया था। तो दिस इज एक्चुअल कॉज। आपने जिंजर बियर ली, उसके अंदर गंदगी निकल करके आया, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ गए, तो यहाँ पर को क्या है, जिंजर बियर पीना, एक्चुअल कॉज। तो जो एक्चुअल कॉज का मतलब है, जो मेन कॉज है, दैट मेन कॉज शुड हैव कॉज दैट नेग्लिजेंस। इसका बेसिक मतलब ये है।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले टर्म की, जो है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज, अब प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। अब लेट अस से मैं एक रोड पर जा रहा हूँ जहाँ नीचे को स्लोप है, ठीक है। मैं मेरे पास कुछ मैं कुछ कोई गुड्स का डिलीवरी करता हूँ, मेरे पास लेट से मोतियां हैं, मैं मोतियों का व्यापारी हूँ, और मेरे कार्ट से एक मोती गिर करके इस रोड पर गिर जाती है, जो मेरे ध्यान पर नहीं आती, और मैं रोड क्रॉस करके अपनी दुकान पर चले जाता हूँ। उतने में एक गाड़ी आती है, ठीक है, और एक पैसेंजर चल रहा होता है साइड वॉक पर। गाड़ी का जो टायर होता है मोदी के ऊपर आता है, गाड़ी डिसबैलेंस होती है और जाकर के इस आदमी से टकरा जाती है। अब ये आदमी सू करेगा गाड़ी वाले को, और जब कॉज पता चलेगा कि मोती गिरी थी, मोती से गाड़ी 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 डिसबैलेंस हुई, तो मेरे ऊपर केस कर दिया। अरे भाई, मैंने जो करा, मुझसे गलती जो हुई, मुझे पता ही नहीं मुझे गलती हुई क्या। तो अप्रोक्सीमेट कॉज क्या है? अप्रोक्सीमेट कॉज गाड़ी का एक्सीडेंट है, ना कि ये। हम इस कॉज को, लास्ट कॉज को इग्नोर कर सकते हैं। जो लास्ट कॉज है उस कॉज को देख करके हम डैमेजेस देंगे, ना कि प्रॉक्सिमल कॉज को। पहले शुरू में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। लाइक जैसे मैं जा रहा था, मैं दुकान के अंदर मोती गिर गई, मेरी दुकान से जो मेरी असिस्टेंट थी बाहर निकल करके आई, उसने उस मोती पर लात मारी और मोती की रोड पे गिर गई, साइड वॉक पर आ गई। साइड वॉक पर कुत्ता जा रहा था, कुत्ते ने सोचा बॉल है, बॉल धक्का देकर के रोड में फेंक दी, और तभी एक्सीडेंट हुआ। तो क्या आप मुझे रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्या कुत्ते को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्या जिसने उसको लात मारी उसको आप रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हो? द आंसर इज नो। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है? द इमीडिएट कॉज दिस इज कॉजिंग द नेग्लिजेंस शुड बी देयर। जिंजर बीआरपी, इमीडिएट कॉज। वॉच शावर गिरा क्योंकि मेंटेन नहीं था, इमीडिएट कॉज। अब वॉच टावर था, इस वॉच टावर के ऊपर किसी ने आकर के रोज पानी डालना शुरू करा, इसको तोड़ना शुरू करा, दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट। बट इसका मेंटेनेंस ना करना वाज द मेन रीजन। मेन रीजन है जो इमीडिएट कॉज है, हम उस इमीडिएट कॉज को देख करके केस करेंगे, ठीक है। दैट वुड बी द मेन कॉज ऑफ नेग्लिजेंस। लास्ट जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं, जो ये चीजें हो रही हैं इसके वजह से कोई कॉन्सिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए टू प्लेंटिफ, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉज पर एक इंटरेस्टिंग केस लॉ भी है जो मुझे याद आया। इस केस का नाम है पालग्राफ वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी। लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी। तो इस केस पर क्या हुआ, पालग्राफ के केस पर क्या हुआ, बेसिकली एक आदमी था जो अपने सूटकेस को लेकर के ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, ठीक है। ये ट्रेन ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है। दो एम्प्लॉइज हैं रेलवे के, एक ट्रेन के ऊपर है, एक ट्रेन के एक प्लेटफॉर्म पर है। तो देखते हैं कि आदमी भाग रहा है, तो जो ट्रेन के अंदर एम्प्लॉय सोचता है मैं इसको हाथ दे करके ट्रेन पे चढ़ा दूंगा, और जो आदमी प्लेटफॉर्म पर सोचता है इसको ऊपर धक्का दे करके पहुंचा सकता हूँ। तो दोनों एक्ट करके उसकी हेल्प करते हैं, बट इस बीच में क्या होता है, इस बीच पर जो इसका सूटकेस होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, प्लेटफॉर्म पे गिरता है और वो पटरी के नीचे आ जाता है। अब इस जो बैग है, इस बैग के अंदर होते हैं फायरवर्क्स, पटाखे वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से पटाखे फूटते हैं और रोड में चलने वाले एक आदमी जो प्लेटफॉर्म में चल रहा होता है पैराग्राफ, उन पटाखों की वजह से इस आदमी को इंजरी हो जाती है। तो ये रेलवे कंपनी को सू कर देता है। तो कोर्ट्स में ये हेल्ड करती है कि जो रेलवे की एम्प्लॉइज थे वो उस आदमी की हेल्प कर रहे थे, उनकी हेल्प वॉज नॉट द प्रॉक्सीमेट कॉज, उनकी हेल्प वॉज नॉट द प्रॉक्सीमेट कॉज दैट कॉज्ड यू द इंजरी। उन्होंने उसकी हेल्प करी। द इमीडिएट थिंग दैट कॉज्ड यू द इंजरी वाज जो सूटकेस नीचे बैग गया उसकी वजह से आपको इंजरी हुई है। इसमें रेलवे एम्प्लॉयज का धक्का देना या ऊपर खींचना वाज नॉट द प्रॉक्सीमेट कॉज, देयरफॉर यू आर नॉट लायबल फॉर एनी कंपनसेशन। तो यह है प्रॉक्सिमेट कॉज का एक लैंडमार्क जजमेंट। नाउ वी कम टू कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू द प्लेंटिफ। अब हम कब कहेंगे नेग्लिजेंस हुआ, जब प्लेंटिफ को कोई हार्म हो रहा हो। अभी हार्म कैसे हो सकता है? बॉडीली हार्म हो सकता है, आपको चोट लग गई, आपकी डेथ हो गई, बॉडीली हार्म और डेथ। सेकेंड, इट कुड बी योर मेंटल हार्म, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। आपने देखा कि एक इंसान बीच रोड पे आकर किसी का मर्डर करा जिसकी वजह से आपको आप शॉक पर चले गए,
तो दैट वाज नेगलिजेंट ऑन हिज पार्ट, उस कॉज की वजह से आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया, राइट। थर्ड में भी डैमेज टू प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, किसी ने कोई ऐसा काम करा जिससे आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, हार्म टू रेपुटेशन, इंपॉर्टेंट हार्म, हार्म टू रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा दिया कोई चीज ने, तो ऑल दीज हार्म जो है ये होने चाहिए टू प्रूव नेग्लिजेंस। अगर ये हार्म नहीं हो रहे हैं देन देयर इज नो नेग्लिजेंस। मतलब अगर हम बॉन्ड वाला एग्जांपल लें, हमने वहां पर को प्रॉपर जो हमने बात करी थी, वहां पर ड्यूटी ऑफ केयर टू अटेंटिव से हम उसको छोड़ देते हैं, बट एक जनरल कंडीशन लेते हैं कि लेट अस से आप रोड पर जा रहे हो और आपकी एक्सीडेंट देखते हो, बट आपको इस एक्सीडेंट को देखकर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आप फिर भी केस कर देते हो, तो आपको ना बॉडी हार्म हुआ, ना आपकी डेथ हुई, ना आपको मेंटल हार्म हुआ, ना आपको डैमेज टू प्रॉपर्टी हुई, ना आपकी रेपुटेशन को हार्म पड़ी, तो आप किस बेसिस पर आकर ये क्लेम कर रहे हो? होने को जो टॉर्ट है उसका बेसिक, अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें, डेमनम सिने जुरे जुरे सिने डेमनम, वो एक इंपॉर्टेंट है कि आपके लीगल राइट वॉलेट नहीं होने चाहिए, बट यहाँ कोई लीगल नेग्लिजेंस के केस पर आपका कोई भी लीगल राइट वॉलेट नहीं हो रहा है, बट अगर ये कंडीशन निकल करके आती है देन दे आर वायलेटिंग लीगल राइट। अगर आपकी बॉडी हार्म हो रहा है, आर्टिकल 21, मेंटल हार्म अगेन आर्टिकल 21, डैमेज टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आपका जो राइट है, हार्म टू रेपुटेशन अगेन आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, बहुत चीजों को अफेक्ट कर सकता है, राइट। और भी अलग अलग लॉज हैं जिनको अफेक्ट कर सकता है। आपकी अगर ट्रेडमार्क है, कोई आपकी ब्रांड की बेइज्जती करके आपकी ब्रांड को कोई डैमेज निकल करके आता है, हार्म टू रेपुटेशन नेग्लिजेंट एक्ट से। सो ऑल दीज थिंग्स आर causing harm. They are violating a legal right. But अगर ये चीज मिसिंग है, then there is no harm. So there is no negligence as well. ठीक है। जब हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल करके आता है, जो एक लैटिन मैक्सिम है जिसे हम बोलते हैं रेस इप्सा लोकेटर, जिसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब एक बेसिक केस पर क्या होता है, मैं प्लेंटिफ हूं, मैं केस लेकर के आया, मुझे कोर्ट पे प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट की एक्ट से मुझे इंजरी हुई है। तो जितना बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मेरे ऊपर है बीइंग अ प्लेंटिफ, कि मैं जाकर प्रूफ करूं कि डिफेंडेंट की इस एक्ट की वजह से मुझे हार्म पहुंची है। तो जो चीजें प्रूफ करनी है वो मुझे प्रूफ करनी है, डिफेंडेंट सिर्फ मना करेगा कि नहीं मैंने नहीं करा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा किसने करा। डिफेंडेंट अगर मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पाऊं और डिफेंडेंट चुप रहे, मैं केस हार जाऊंगा। तो बेसिकली मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट की इस एक्ट की वजह से मुझे चोट पहुंची है, मुझे मेरे साथ कोई नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है रेस इप्सा लोकेटर, जो बोलता है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, चीजें अपने लिए बात करती हैं। तो बेसिकली इसका एक लैंडमार्क केस है जिसका नाम है बायर्न वर्सेस बोडल। अब इस केस पर क्या हुआ, एक आदमी एक साइड वॉक पर चल रहा था, चलते चलते उसके ऊपर सेकंड फ्लोर से आटे का कट्टा गिर जाता है और उसे चोट पहुंच जाती है। अब भाई आटे का कट्टा कहां से गिर के आया, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ये तो है नहीं कि बिल्डिंग अपने आप को चीज फेंक रही है, कोई आदमी चीज को फेंकेगा, राइट। तो जो ये चीज गिरी सेकंड फ्लोर में रहने वाले किसी आदमी के एक्ट की वजह से वो आटे का कट्टा नीचे गिर के आया, उसके किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से मुझे चोट पहुंची। तो अब इस केस पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा डिफेंडेंट के ऊपर टू प्रूफ कि उसने वो एक्ट नहीं करा। सो दैट इज रेसिप्रोकेटेड, चीजें अपने आप बोलती हैं कि इसकी वजह से वो चीज हुई है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना, मैं चल रहा था, मैं सेफ तरीका है। अब मेरे सिर के ऊपर आटे का कट्टा गिर के आ रहा है, इम्पॉसिबल एक्ट है, मतलब रोड पर चल रहा हूँ, आटा गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, जब कोई फेंकेगा तभी गिरेगा, राइट। तो जो फेंक रहा है उसको प्रूफ करना पड़ेगा उसने नहीं फेंका। तो यहाँ पर कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द डिफेंडेंट, दैट इज रेस इप्सा लोकेटर। अब हम इतने चीजों के ऊपर बात कर गए हैं, तो हम एक चीज को और पकड़ लेते हैं जो है डिफेंसेस। अगर किसी के ऊपर नेग्लिजेंस का केस होता है तो वो खुद को कैसे डिफेंड कर सकता है। तो तीन बेसिक डिफेंसेस हैं। पहला डिफेंस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि जो प्लेंटिफ है उसकी भी गलती थी, उसकी गलती की वजह से भी ये नेग्लिजेंट एक्ट मुझसे हुआ है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। लेट अस से मैं एक बस ड्राइवर हूँ, ठीक है। मैं एक बड़ी बस लेकर के रोड पर बस को ड्राइव कर रहा हूँ। एक हाईवे है और इस हाईवे पर गाड़ी पार करना मना है। अब यहाँ पर कोई प्लेंटिफ ने अपनी गाड़ी पार करके छोड़ी है। क्यों छोड़ी है, नो वन नोस। उसने अपनी गाड़ी यहाँ पार करी है और मैं बस लेकर के आ रहा हूँ। उतने में मेरे सामने से एक आदमी रोड क्रॉस करता है, या एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी गलत तरीके से लेकर के आता है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और जाकर के इसी गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। अब ये क्लेम करता है नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस यहाँ पर को है, मैंने से गाड़ी ठोकी है, मैंने नेग्लिजेंट एक्ट करा है, बट हाउ? अगर उसकी गाड़ी वहां पार्क नहीं होती, देन आई माइट बी रिस्पॉन्सिबल, बट यहाँ मोटरसाइकिल वाला भी था, ही माइट बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल, राइट। अब टक्कर मुझसे हुई, प्रॉक्सिमेट कॉज मेरा है, तो यू कैन सू मी। बट यहाँ पर को उसने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन पर पार्क करी है, देयरफॉर ही इज आल्सो लायबल। उसकी भी गलती थी, उसकी गलती की वजह से भी जो नेग्लिजेंस हुआ है, उसकी गलती की वजह से भी नेग्लिजेंस हुआ है, राइट। तो जो नेग्लिजेंस यहाँ पर को हुआ है, उसकी गलती की वजह से नेग्लिजेंस हुआ है, देयरफॉर he is also liable and therefore I can evade my responsibility। मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी गलती नहीं है। अगर वो गाड़ी वहां मेरे सामने से मोटरसाइकिल वाला आया, मैंने अपनी गाड़ी को बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी, उसकी गाड़ी वहां पार्क थी, टक्कर लग गई। गाड़ी पार्क नहीं थी, टक्कर नहीं लगती, गलती उसकी है। तो कोर्ट कहेंगे हाँ भाई आपने गाड़ी पार्क करी कर दी वहां पर, बताओ। दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नाउ जो यहाँ पर को एक इम्पोर्टेंट केस है, वो है शेल्टन वर्सेस LNW रेलवे। अब जो केस है थोड़ा मजाक टाइप का है। अब इस केस पर क्या हुआ था, इस केस पर एक रेलवे क्रॉसिंग थी, जहां पर कोई आदमी बैठा था और वो देखता है कि एक लेडी रोड रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, सामने से ट्रेन आ रही है। ये आदमी चिल्लाता है मत क्रॉस करो, मत क्रॉस करो, मत क्रॉस करो। बट वो लेडी क्रॉस करती है, बट ट्रेन आती है, उसको थोड़ी चोट लग जाती है। नाउ वो रेलवे कंपनी को सू कर देती है कि आपकी इस एक्ट की वजह से मुझे चोट लगी। तो ये बोलते हैं कि आदमी चिल्लाने पर लगा था कि रोड क्रॉस मत करो, अपनी रोड क्रॉस क्यों करी? ये लेडी बोलती है कि मैं डेफ थी, मतलब मैं बहरी थी, मुझे सुनाई नहीं देता। तो मुझे सुनाई ना देने की वजह से मैंने इसकी बात नहीं सुनी और मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी है, आपने हियरिंग एड क्यों नहीं ली है? आपको हियरिंग एड लेने चाहिए थे, या आपको आपको कोई और चीज करनी चाहिए थी। अगर आप डेफ हैं तो आपको सपोर्ट चाहिए, आपके पास सपोर्ट होना चाहिए था, क्यों नहीं था? देयरफॉर यू आर contributing to the negligence, that is contributory negligence। सेकेंड डिफेंस जो है वो है एक्ट ऑफ गॉड, भगवान का एक्ट, एक्ट ऑफ गॉड। इसका जो इंटरेस्टिंग केस है वो है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। अब एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, हमने देखा था एक्ट ऑफ गॉड एक बेसिक डिफेंस भी है इन केस ऑफ ऑल टॉर्ट्स। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है, इस केस में क्या होता है हम समझते हैं। इस केस पे एक जगह है जहां पर को बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स है। अब जो डिफेंडेंट है उसने आर्टिफिशियल लेक्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, उसने इनकी अच्छे से केयर करी हुई है और कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं करा है। बट एक दिन क्या होता है कि बहुत तेज बारिश पड़ती है और रिजर्वायर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को डैमेज हो जाता है। अब प्लेंटिफ को जो डैमेज हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत तेज बारिश पड़ने की वजह से रिजर्वायर टूट गए। अब क्या, जब चेक करा गया देखा गया कि जो रिजर्वायर है इनको अच्छे से मेंटेन करा गया था, इनकी अच्छी केयर करी गई थी, बट उस तेज बारिश की वजह से हार्म हुआ। अब जो बारिश तेज हुई, बारिश नहीं होती कोई हार्म नहीं होता, तो दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। इस केस पे डिफेंडेंट कैन एस्केप हिज लायबिलिटी। इस केस में भी यही हुआ था। लास्ट केस जो हमारा है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। मतलब कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो इनएविटेबल है, जिसको जिससे बचा नहीं जा सकता।
इसका एक केस है, आपने पढ़ा होगा, ब्राउन वर्सेस कैंडल का। इस केस में दो कुत्ते लड़ रहे थे, तो उन कुत्तों को अलग करने के लिए डिफेंडेंट ने डंडी से भगाना शुरू करा, जो डंडी गलती से प्लेंटिफ की आंख पर लग गई और प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। तो कोर्ट ने देखा कि डिफेंडेंट ने प्रॉपर केयर करी थी, सब कुछ प्रॉपरली करा था, उन कुत्तों को दूर करने के लिए करा था, बट बाय मिस्टेक, गलती से उसको चोट लग गई। तो इस केस पर ही विल नॉट बी लायबल। एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो नहीं रोका जा सकता था, कोई ऐसी कंडीशन निकल करके आती है, देन इट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। मतलब मैं रोड पर जा रहा हूँ, रोड पर तेज बारिश हो गई, बारिश की वजह से मेरी गाड़ी का जो ग्रिप था वो फट गया, मेरी गाड़ी डिसबैलेंस होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से किसी को चोट लग गई। अब मैं गाड़ी को प्रॉपरली केयर कर रहा था, मैं गाड़ी का भी मेंटेनेंस कराया था, बारिश तेज पड़ी थी, उसकी वजह से ग्रिप खराब हो गई और चोट लग गई। तो यहाँ एक इनएविटेबल एक्सीडेंट निकल करके आ रहा है। ऑल दीज काइंड ऑफ डिफेंसेस आर प्रॉपर डिफेंस इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको नेग्लिजेंस समझ पर आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।